खान ने किसके अदालत ना आने पर बायकॉट करने का ऐलान किया? खान ने अदालत में आईएसआई का नाम क्यों लिया? खान ने अदालत में बादशाह सलामत किसे बुलाया? सनम जावेद की रिहाई के बाद अब किसकी रिहाई होगी? नवाज शरीफ ने लाडला ना होने का शिकवा किससे किया? आसिफ अली जरदारी हुकूमत गिराने का क्या सोच रहे हैं? आप सब पर सलामती, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अब बात का आगाज़ करते हैं सनम जावेद के मामले से। सनम जावेद जो रिहा हो चुकी हैं और सनम जावेद की रिहाई मुमकिन हुई है 12 मुकदमात के बाद। यानी हर मुकदमे में जब रिहाई मुमकिन होती थी, ज़मानत की बुनियाद के ऊपर रिहाई मिलती थी, तब फिर से गिरफ्तारी डाल दी जाती थी और नहीं छोड़ा जाता था, रिहा नहीं किया जाता था। और अब आखिरी वक्त में जब रिहाई मुमकिन हुई है तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सनम जावेद को गिरफ्तार कर लिया। तो आज अली इशफाक जो हैं वो उनकी तरफ से अदालत के अंदर पेश हुए। आज जब वो पेश हुए हैं तो तकरीबन 4 घंटों तक की पे मुहित ये समाअत थी। समाअत के बाद अदालत ने जो है डिस्चार्ज कर दिया है सनम जावेद को इस केस से। और सनम जावेद अली इशफाक के साथ, मियां अली इशफाक जो इमरान रियाज खान के भी वकील हुआ करते थे, उनके साथ वो अदालत से बाहर आई हैं। मियां अली इशफाक ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जिस जवामर्दी के साथ इसने मुकाबला किया है, जिस जवामर्दी से इसने अपने आप को साबित किया है, जिस तरीके से 16 माह सिर्फ मुस्कुराहट के ज़रिए ही जेल को काटा है, तो ये एक पैगाम है पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन के लिए। और उन्होंने ये कहा कि इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वो ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, जो जेलों के अंदर वक्त गुजार रही हैं और जिनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, उन सब को जेलों से बाहर लाया जाएगा और तहरीक को मजबूत किया जाएगा। हुकूमत वक्त को ये समझना चाहिए कि जब आपकी गिरफ्तारियाँ होती थी ना, तो आपके बंदे खुद बुलाने पड़ते थे। आपको लोगों को टास्क सौंपना पड़ता था कि इतने बंदे तुम लेके आओगे, इतने बंदे तुम लेके आओगे। लेकिन यहां की सूरत हाल क्या है कि यहां पर अगर आप एक शख्स को रिहा नहीं करते तो उसकी रिहाई के डिमांड करने के लिए लोग खुद चले आते हैं और वो शख्स आगे से ये कहता है कि यहां पर एहतजाज ना करना, घर वापस चले जाओ। तो ये फर्क को समझिए। आज अडयाला जेल में नए तोशाखाना रेफरेंस में, जो नया तोशाखाना का रेफरेंस दायर कर दिया गया, जिसे तोशाखाना रेफरेंस घड़ियों का नाम दिया गया, उसमें इमरान खान ने मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज़ करते हुए कहा कि अगर मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर दूंगा। उन्होंने कहा जी, एतराज़ पे मैं कर रहा हूं, अगर नहीं बुलाते तो मैं वॉकआउट कर जाऊंगा। अदालत ने मीडिया नुमाइंदगान को जेल के अंदर बुलाने का हुक्म दे दिया और मीडिया नुमाइंदों के अदालत में दाखिल होते ही फिर समाअत का आगाज़ शुरू हुआ। समाअत के आगाज़ पे ही खान साहब ने क्यों बुलाया? पैगाम देने के लिए, ताकि रिपोर्ट हो। समाअत के आगाज़ पे इमरान खान रोस्टम पे गए और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच से कहा कि जज साहब, मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं है। जेल में 4 मरतबा मैंने कुरान पढ़ा और उसी कुरान के अंदर यह लिखा हुआ है कि जजेस पर अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली हुई है। बुशरा बीबी को मुझे अजियत पहुंचाने के लिए जेल में डाल रखा है। और जब खान साहब ये बोल रहे थे, बुशरा बीबी उनके साथ बराजमान थी। खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा जी, चेयरमैन नैब और तवायफा में कोई फर्क नहीं है। तवायफ जिस्म फरोश करती है, इसने ज़मीर फरोश कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने उसको ओहदे से हटाया था और मेरी बीवी ने उसकी सिफारिश नहीं की। इमरान खान का एहतसाब अदालत के जज से ये कहना था, मुकालमा करते हुए, कि मुझे जेल में डालें, मेरी बीवी को छोड़ दें। जज साहब, आप अल्लाह को जवाब दें, आईएसआई को जवाब दें नहीं है। खान साहब ये भी कहते हैं कि जज बशीर ने कहा था कि सर पर बंदूक रख के फैसला लिया गया। फिर उन्होंने कहा जी कि रात 12 बजे बताया जाता है, सुबह नया केस लगेगा। नैब वाले रोबोट हैं, उनको तनख्वाह देकर जो मर्जी काम करवा लें। तो उन्होंने ये बात की और बात में उन्होंने जो नए इंकशाफात किए, उन्होंने कहा जी, पहले जो रेफरेंस बनाया गया था ना तोशाखाना का, जिस ज्वेलरी सेट को बुनियाद बना के बनाया गया था और जिसके बारे में ये क्लेम करते थे कि वो तो बेच दी गई, उसकी कीमत जो थी ना वो 1,80,00,000 थी। इन्होंने 3.25 अरब कर दी। मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूं, उसको दोबारा गिरफ्तार करके बहुत गलत किया है। पहले आफ्ताब सुल्तान और फिर दीगर लोग मुस्ताफी हुए क्योंकि ये गलत फैसला कराना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा जी, दूसरा केस इसलिए बनाया है क्योंकि इनको पता चल गया है कि पहला सेट जो है वो हमारे पास मौजूद है। और उन्होंने कहा कि जंगल के बादशाह ने सब कुछ कराया। अब ये बातें जो है ये डायरेक्ट टारगेट किया गया आर्मी चीफ को। सभी को मालूम है कि आर्मी चीफ जब आईएसआई चीफ हुआ करते थे तो खान साहब ने उनको हटाया था, फैज़ हमीद साहब को आईएसआई चीफ बनाया था। तो ये बातें तो सभी को मालूम है। तो उन्होंने जो हिफ्ज़ मातकद्दुम पहले अल्फाज जो है वो मोहतात रखे हुए थे, अब फिर से उन्होंने डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। तो क्या ये उनके फ़ायदे में जाएगा
या फिर हुकूमत वक्त को अटैक करके ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, ये देखने की बात है। आज इस बात में जो खान साहब ने सारी चीज़ें कही हैं, अब खान साहब की रिहाई तो मुमकिन होती दिखाई नहीं देती। मजीद अरसा जेल में रख के मजीद पुख्ता करते चले जा रहे हैं और अपनी केबाएं जो है वो कुतर कुतर के फेंकते चले जा रहे हैं, अपने आप को अयां करते जा रहे हैं, अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं और उसको मजीद हीरो बनाते जा रहे हैं। वो हीरो बनता चला जाएगा और आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि अभी की जो सूरत हाल है, ये 2 फैसले सुनने के बाद नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी रफ़का को ये बात की बतौर तंजन और बतौर सदमे के अंदर कि हमें समझा गया था, हमें बुलाया गया था हुकूमत देने के लिए, लेकिन लाडला अभी भी सही बनाया हुआ नहीं। आप चाहते हैं कि लाडला आपको बनाया जाए, इसके ऊपर बात करनी है। लेकिन मैं सनम जावेद के हवाले से जो इब्तदाई तौर पर बात कर चुका हूँ वो ज़रा तफसील में अगर बता दूँ तो 10 मई 2023 से सनम जावेद हिरासत में है। 12वां मुकदमा था सनम जावेद पे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने खुद कहा, उनके वालिद कहते हैं कि सनम जावेद अब पंजाब में किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है। कल वो जेल से बाहर निकली और सिविल कपड़ों में अफराद गाड़ी में बैठा के इस्लामाबाद ले गए। इसी तरीके से कल उन्हें बाहर लाया गया बुशरा बीबी को और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सनम जावेद की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से गिरफ्तारी के केस में अली इशफाक ने दलाइल देते हुए आज ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में सनम जावेद की जो वीडियोस थी उनके फॉरेंसिक पहले ही हो चुके थे और अब प्रोसिक्यूशन जो है वो जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियोस, मोबाइल रिकवरी या फॉरेंसिक के मामूल का बहाना नहीं बना सकती। उन्होंने कहा जी सनम जावेद के ऊपर बनने वाला ये 12वां मुकदमा सबसे कमजोर है। मेरी मौकला पे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए और दहशतगर्दी की दफात का बेदरीग इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी जमानत मिली है। और सनम जावेद पे अब रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी का इल्जाम भी लग चुका है। सनम जावेद जो है वो गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी का ना खत्म होने वाला सिलसिला भुगत रही है। जब कोई और मुकदमा नहीं बचा तो 9 मई के गुजरांवाले के पहले से दर्ज मुकदमे में उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये भी मामला हो गया तो फिर खाविंद का साल पहले मोबाइल इस्तेमाल करना भी जुर्म बन गया और उसको भी कब्जे में ले लिया गया, मगर फिर कुछ ना मिला। तो ये मौक़िफ़ उनकी तरफ से रखा गया था जिसकी बुनियाद के ऊपर सनम जावेद की रिहाई मुमकिन हुई है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि यास्मीन राशिद के लिए और दीगर जो ख़वातीन हैं जो इस वक्त जेलों के अंदर कैद हैं, जो 9 मई के मुकदमात का सामना कर रही हैं, उनको भी इसी तेज़ी के साथ बाहर लाया जाएगा और फिर ये जो तगोदो है ये खान की रिहाई तक जारी रहेगी। किस हद तक ये तगोदो कामयाब होती है, लेकिन सियासी तौर पर ये मज़ीद मजबूत होती ही दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो पहला फैसला था जिसको मियाँ साहब ने भी ये बात की कि लाडला अभी भी उसे बनाया हुआ है, तो मियाँ साहब से ये पूछना था कि ये रिलीफ तो अदालतें दे रही हैं, तो क्या आपको अदालतों ने कहा था कि आप आइए आपको लाडला बनाएंगे? क्या अदालतों ने आपको ये कहा था कि आप पाकिस्तान आएँ आपको मसनद इक़्तिदार तक बिठाएंगे? क्या अदालतों ने आपको कहा था कि आपको फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमत फराम की जाएगी? क्या आपको अदालतों ने कहा था कि इन सब को साइडलाइन कर दिया जाएगा? अगर अदालतों ने कहा था फिर गिला बनता है, अगर नहीं कहा था तो फिर उनसे पूछिए कि जिनके मुताबिक आप लाडले थे लेकिन आपको फिर लाडला नहीं समझा गया। तो आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो बातें की हैं उसके बाद हुकूमती जो इत्तेहाद है उसकी तरफ से जो चीज़ें देखने में आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को प्रेशराइज़ करने की जो कोशिश की जा रही है, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो इनकी तरफ से रवाबित के अंदर भी मौजूद नहीं है। 41 लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करनी थी। अभी तक की इतलात के मुताबिक 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शमूलियत के लिए अपना हलफनामा जमा करवा चुके हुए हैं। तो अली मोहम्मद खान साहब इस बारे में राय रखते हैं कि कल का दिन जब सूरज तुलू होगा तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो फौरी तौर पर रुजू करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उनको ये कहे कि हमारे लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। उनको ये बताया जाए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है और ये आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के मुखालिफ होगा, उसके मुतरादिफ नहीं होगा। तो इसमें भी आपको इंटरवीन करना चाहिए और इसके बारे में भी कोई हुक्मनामा जारी करना चाहिए। अब देखिए कि उनकी ये इंटरवेंशन किस हद तक कामयाब दिखाई देती है और उसके लिए किस हद तक इक़दाम उठाए जाते हैं। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसमें हुकूमत किस हद तक टिकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वो बेजार हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब वो भी हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन के ऊपर रजामंद दिखाई देते हैं। हुकूमत टिकी हुई है तो हम मरीम नवाज साहिबा की वजह से जो पंजाब हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहती, पंजाब हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहती, तो इसकी बुनियादें हिलाने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो तगदो करेंगे, वो इसके लिए के प्लान तरतीब दे रहे हैं। और प्लान आसिफ अली जरदारी साहब का किस हद तक कामयाब होता है, ये हुकूमत की चूलें कितनी हिलती हैं, आने वाले दिनों में ये लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं तो जिस तरीके से मुकदमात के फैसले आ रहे हैं उसी तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले आने शुरू हो गए, तो हल्की फुल्की जो नींद अभी आ रही है या नींद की गोली लेने के बाद गुनूदगी का असर जो है वो नुमाया होना शुरू हो जाता है हुकूमती ओहदेदारों के लिए, तो वो नींदें भी उड़ जाएंगी।
फिर नींद आने के लिए किसी और चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।